सुप्रभात सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उत्कर्ष जी के पॉइंट में। आज अपने करने वाले हैं मुगल साम्राज्य का पतन या मुगल वंश का पतन। तो इससे पहले का वीडियो था मुगलकालीन भारत, जो कि 1526 से लेकर 1557 और 58 ईस्वी तक माना जाता है या चला था ये। तो देखते हैं क्या है आज की क्लास में खास। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है मुगलकालीन भारत का, तो वो आप इस प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं या फिर यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। जीके ट्रिक नाम से एक प्ले लिस्ट बना दी गई है, यहाँ से आप इसके अंदर वो वीडियो देख सकते हैं। आज की अपनी क्लास रहेगी मुगल साम्राज्य का पतन। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? बाबर। कौन था? बाबर था, जो कि बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी में। कब हुई थी? 1707 ईस्वी में हुई थी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो वो लिखा जाएगा 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। के शासनकाल के मध्याह्न सूर्य की तरह अपनी प्रखर किरणों से भारतीय इतिहास को चकाचौंध कर डाला, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य रूपी सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ने लगा। बाबर आया था तब मुगलों का साम्राज्य क्या था? बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसका जो सूर्य है या सूर्य की तरह जो बढ़ता चला जा रहा था, वो क्या है? धीरे धीरे अस्त हो रहा था। मुगल साम्राज्य के उत्कर्ष का विवरण जितना रोचक है, रोमांचक है, उसके पतन की कहानी उतनी ही दर्दनाक है। मुगल साम्राज्य के पतन में जिन तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हाथ था, उनका विवरण निम्न प्रकार है। अब देखते हैं पतन के अंदर निम्न कारण थे, वो कारण अपन इसी वीडियो के अंदर आगे देख लेते हैं अभी। तो मुगल साम्राज्य क्या था? एक उत्कर्ष बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था, लेकिन अचानक ही उसके अंदर क्या हुआ? उनका पतन होना शुरू हो गया था, और उनकी वो खामियां थी जिनके कारण उनका पतन हुआ था। तो वो खामियां देखते हैं, वो खामियां क्या है। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, तो इसके अंदर कारण माने जाते हैं मुख्य रूप से 5। कितने माने जाते हैं? मुख्य रूप से 5 कारण माने जाते हैं। एक तो है उत्तराधिकार के नियमों का अभाव, दूसरा है कमजोर उत्तराधिकारी, तीसरा है अमीरों की दलबंदी, चौथा है शांति और सुरक्षा का अभाव, पांचवा है विदेशी आक्रमण। अब इसके अंदर क्रम संख्या है वो गलत हो गई है, मिस्टेक हो गई है प्रिंट के अंदर, तो आप इसको ऐसे न समझे कि ये 6 है, ये 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 नंबर होगा। तो ऐसे है ये क्रम वाइज। इसके बाद इनको अपन विवरण से देखते हैं। उत्तराधिकार के नियमों का अभाव, पहले इसको पढ़ते हैं अपन। तो इसके अंदर देखें तो उत्तराधिकार के नियमों का अभाव। मुगल राजतंत्र में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, उनका कोई निश्चित नियम नहीं था। राज तो खून के संबंध को नहीं पहचानता था। गद्दी तलवार के बल प्राप्त की जाती थी। गद्दी क्या है? तलवार के बल पर प्राप्त की जाती थी। बाबर ने उत्तराधिकार के नियम को निर्धारित करने की चेष्टा की, मतलब उसने क्या की इच्छा की कि जो उसके बाद ज्येष्ठ पुत्र होगा या फिर उसके बाद उत्तराधिकारी आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ करता था? अलग अलग उत्तराधिकारी आ जाया करते थे। तो ऐसे करके उनका कोई नियम नहीं था। बाबर ने उत्तराधिकारी के नियम को निर्धारित करने की चेष्टा की। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर एक नई परंपरा की नींव डाली। उसने साम्राज्य के विभाजन का आदेश देकर अपने पुत्रों को संतुष्ट रखने का उपाय भी किया था, परंतु हुमायूं के शेष भाई उसके शत्रु बन गए। उसके शत्रु बन गए कि ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इस कुर्सी पे वो राजा नहीं बनना चाहिए। इसके बाद कमजोर उत्तराधिकारी।
कमजोर उत्तराधिकारी देखते हैं। मुगल साम्राज्य एक तंत्र शासन प्रणाली पर आधारित था। शासन के व्यक्तित्व और चरित्र के अनुसार साम्राज्य का विकास अथवा ह्रास होता था। योग्य, अनुभवी और दूरदर्शी सम्राटों के युग में मुगल साम्राज्य का विकास अकबर से लेकर औरंगजेब तक हुआ। इन शासकों के प्रयत्न के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ और साम्राज्य की सुरक्षा एवं प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक सभी मुगल शासक नामधारी शासक रह गए थे। वो क्या थे? एक नामधारी शासक रह गए थे, मतलब उनके नाम के वो क्या थे? शासक थे। बाकी उनका काम है वो नहीं चलता था, जैसे राजा करते थे वैसा नहीं हुआ करता था। इसके बाद उनमें योग्यता, दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता का अभाव था। बहादुर शाह प्रथम बुढ़ापे की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। बहादुर शाह क्या था? बुढ़ा व्यक्ति था, फिर भी वो क्या गद्दी पर बैठा था, मतलब उनके अंदर वो क्या थी? उत्तराधिकारी की कमियां थी। उसमें सफल शासक के सभी गुणों का अभाव था। वह अपने पुत्रों को अविश्वास की दृष्टि से देखता था। वह अपने पुत्रों को क्या देखता था? अविश्वास की दृष्टि से देखता था। व्यवहारिक ज्ञान, कूटनीति और युद्ध कला की शिक्षा देने के बदले मुगल शाहजादा शाही दरबार में रहकर राग रंग में लिप्त रहते थे। यही कारण था कि औरंगजेब के बाद मुगल वंश में कोई योग्य शासक नहीं हुआ जो विघटनकारी तत्वों पर नियंत्रण रखकर मुगल साम्राज्य को पतन से बचा सकता था। इसके बाद है अमीरों की दलबंदी। अब देखते हैं अमीरों की दलबंदी में क्या है। मुगल शासकों के द्वारा सरदारों की व्यवस्था संगठित की गई थी। सरदारों मतलब अमीरों की योग्यता के आधार पर सरदारों की नियुक्ति होती थी। सरदार देश के अंदर के भी थे और कुछ विदेशी भी थे। मुगल साम्राज्य के निर्माण, विस्तार और प्रशासनिक संगठन को सुदृढ़ एवं व्यापक बनाने में सरदार वर्ग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। प्रारंभ में सरदार मुगल सम्राटों के प्रति भक्ति का भाव रखते थे और उन पर सम्राट का पूर्ण नियंत्रण रहता था। मुगल दरबार में दलबंदी जहांगीर के शासनकाल से प्रारंभ हुई। उस समय दलबंदी के परिणाम स्वरूप मुगलों के हाथ से कंधार निकल गया। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में भी अमीरों के बीच परस्पर ईर्ष्या और फूट के भाव थे जो युद्ध भूमि में कभी कभी स्पष्ट हो जाते थे। इसके बाद आ गया शांति और सुरक्षा का अभाव। उनमें न तो शांति थी न कोई सुरक्षा थी, उनका भी अभाव था। मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण शांति और सुरक्षा का अभाव था। मुगल साम्राज्य की स्थापना सैनिक शक्ति के बल पर हुई थी। सैनिक शक्ति के बल पर हुई थी। बाबर और हुमायूं को भारतीय जनता विदेशी मानती थी। भारतीय जनता क्या मानती थी? उनको विदेशी मानती थी। परंतु अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक एवं मित्रता का संबंध काम कर आम लोगों के बीच मुगलों के प्रति स्नेह और सद्भावना का बीज अंकुरित किया था। इसके बाद आगे आता है विदेशी आक्रमण, मतलब विदेशों से भी आक्रमण होने लगा था। आंतरिक असंतोष का लाभ उठाने का प्रयास विदेशी आक्रमणकारियों ने किया। मुगल साम्राज्य का सैनिक अभियान कंदहार, बलख, बदखशा में असफल हो गया था। प्राय धन जन की हानि उठाने के बावजूद मुगल साम्राज्य में 1 इंच भूमि का विस्तार नहीं हुआ। इन असफलताओं से मुगलों की सैनिक कमजोर स्पष्ट हो गई थी। जब तक फारस गृह युद्ध में उलझा रहा मुगल साम्राज्य पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। परंतु 1736 ईस्वी में गृह युद्ध से मुक्त होने के बाद नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य की आंतरिक दुर्बलता का लाभ उठाकर सैनिक अभियान की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। इसके बाद नादिर शाह ने 1738 ईस्वी में भारतीय सीमा में प्रवेश किया। नादिर शाह ने 1738 ईस्वी में भारतीय सीमा में क्या किया था? प्रवेश किया था। उस समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह
पर यह आरोप लगाया गया कि उसने फारस को राजदूत के साथ दुर्व्यवहार किया है और नादिर शाह के साथ हुई प्रतिज्ञाओं की अवहेलना की है। नादिर शाह को काबुल लेकर पंजाब तक आने में कोई कठिनाई नहीं हुई। विलासी और आक्रमणीय मोहम्मद शाह की आंखें तब खुली जब वह पानीपत से 20 मील दूर करनाल में पहुंच चुका था। 1739 ईस्वी में मुगल सेना को बुरी तरह पराजित कर उसने मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया था। ये किसने किया था? नादिर शाह ने किया था। इसके बाद मोहम्मद शाह को बंदी बनाकर नादिर शाह दिल्ली पहुंचा। कुछ विरोधी तत्वों ने नादिर शाह की मृत्यु की झूठी खबर फैलाकर कुछ फारसी सैनिकों को मार डाला। क्रोधित नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम की आज्ञा दी। नादिर शाह की क्रूरता और लूट से मुगल साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ टूट गई और काबुल, सिंध और पंजाब पर फारस वालों का अधिकार हो गया था। तो ये है मुगल साम्राज्य का पतन, जो कि मुख्य माना जाता है। और इसके आगे का वीडियो रहेगा अपना 1857 की क्रांति, तो वो वीडियो देखना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए।